Hello everyone. Today we are going to start the topic Dying Declaration from Indian Evidence Act. The word dying declaration means a statement written or verbal of relevant facts made by a person who is dead. डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? एक तरह का स्टेटमेंट होता है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो बोला गया हो, किसके द्वारा? उस पर्सन के द्वारा जो कि मर गया हो। मरने से पहले जो वो पर्सन कोई स्टेटमेंट देता है तो वो जो स्टेटमेंट है उसको रेलिवेंट माना जाता है, उसको बोला जाता है वो डाइंग डिक्लेरेशन है। वो हम एविडेंस में क्यों लेते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये एक मैगज़िम पे बेस है। वो मैगज़िम है नैमो मॉरिशस प्रेजेंटर मेंट्री। इसका मीन्स है कि अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाइट ऑन हिज माउथ। जो व्यक्ति है वो अगर मरता है तो मरते समय वो अपने मेकर से मतलब कि गॉड से ऐसे नहीं मिल सकता, मतलब कि झूठ बोलते हुए। लास्ट टाइम पे अंतिम समय पे वो जो बोलता है वर्ड्स, वो ट्रुथ बोलता है। ये माना जाता है कि जब वो व्यक्ति अपने भगवान से अपने मेकर से मिलने जाता है तो उस समय उसके टिप ऑफ टंग पे लाए नहीं होता है। इसलिए उस चीज़ को उसके जो स्टेटमेंट है उसको हम रेलिवेंट मानते हैं। ठीक है, ये हियर से एविडेंस का एक एक्सेप्शन है। Our Indian law recognizes this fact that a dying man seldom lies or truth set upon the lips of a dying man. So ये प्रिंसिपल है, ये एक एक्सेप्शन है हियर से एविडेंस रूल का। ठीक है, ये आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील करता है डाइंग डिक्लेरेशन से। ठीक है, उस पर्सन के द्वारा जो कि मर चुका है या जो पाया नहीं जा सकता है, विच कैन नॉट बी फाउंड, तो वो उनका जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है वो एडमिसिबल होता है एज एन एविडेंस। ठीक है, देन नाउ वी आर डिस्कसिंग द मीनिंग एंड डेफिनेशन। A dying declaration is a declaration, written or verbal, made by a person to the cause of his death or to as any of the circumstances, transaction which result into death. अब वो जो व्यक्ति है जो मरने वाला है वो या तो रिटर्न या फिर वर्बल वो बताता है अपने डेथ का कारण कि मेरी मृत्यु है किस किस कॉज से हुई है, किस किस परिस्थितियों में जाके इसका क्या क्या ट्रांसैक्शंस है जिससे मेरी डेथ हुई है, वो उसके बारे में बताता है डाइंग डिक्लेरेशन में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, सैम हैज़ बीन अटैक बाय एना। एना ने सैम को अटैक किया था, तो सैम शॉर्टली बिफोर अ डेथ मेक्स अ डिक्लेरेशन होल्डिंग एना रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज इंजरीज। तो वो जो भी स्टेटमेंट देता है सैम मरते दौरान, तो ये बताता है कि अपनी पूरी जो डेथ है उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है उसकी डेथ की, एना। तो वो अपने डाइंग डिक्लेरेशन में ये बताता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, अब सेक्शन 32(1) ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील करता है डाइंग डिक्लेरेशन से। ये जो पर्पज़ है इसका मतलब होती है एक प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करना है, लेटरम मोटम। इसका मतलब होता है वर्ड्स सेड बिफोर डेथ, एंड इन अ लीगल टर्म इट इज कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन। लीगल टर्म में हम इसको क्या बोलते हैं? डाइंग डिक्लेरेशन। और वैसे इसको क्या बोलते हैं? लेटरम मोर्टम का मीन्स होता है वर्ड सेड बिफोर डेथ। डेथ से बोला गया, डेथ से पहले बोला गया वर्ड। ठीक है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल और मैक्सिमम रीजन ऑफ एडमिसिबिलिटी एज एन एविडेंस। अब हमें पता है किस मैगजीन पे बेस है वो। अब हम उसका रीज़न देखते हैं कि वो एविडेंस एक्ट में एविडेंस के रूप में वो क्यों एडमिसिबल किया गया है। जो एडमिसिबिलिटी होती है डाइंग डिक्लेरेशन की वो इसी मैगजीन पे बेस है, नैमो मॉरिशस प्रेजेंटर मेंट्री। मीन्स अ मैन विल नॉट मीट हिज हर मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ। मीन्स इन द अदर वर्ड्स, जो भी पर्सन होता है जो मरने वाला होता है वो झूठ नहीं बोलता है। जो सच है, ट्रुथ है, वो उसके लिप्स पे बैठता है जब वो मरने वाला होता है। ठीक है, तो ये अगर उस समय जो भी स्टेटमेंट वो देता है पर्सन, उसके स्टेटमेंट को बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन, और ये एडमिसिबल है हमारे एविडेंस के रूप में ये चीज़ एडमिसिबल है। ठीक है, देन सेकंड इसका रीज़न क्या है एडमिसिबिलिटी का, कि जहाँ पे हमें कोई एविडेंस मिलता नहीं है कि इसकी परिस्थिति लास्ट टाइम पे कि इसकी कैसे डेथ हुई, क्या हुआ है ना। और अगर हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उसकी डेथ कैसे हुई? तो ये एक तरह का क्या हो गया, उसके साथ इनजस्टिस होगा। तो जो पर्सन है जो नहीं है, जो हम कोर्ट में उसको बुला नहीं पाते, तो इसलिए जो भी उसका कथन है मृत्यु के दौरान कहा गया कथन, उसको हम एडमिसिबल मानते हैं एज एन एविडेंस। अब कौन रिकॉर्ड कर सकता है डाइंग डिक्लेरेशन? इफ द डाइंग डिक्लेरेशन इज रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट करता है अगर वो, तो ये तो बेस्ट है। देन इट विल होल्ड, उसकी ज़्यादा अच्छी एविडेंटरी वैल्यू है डाइंग डिक्लेरेशन की। अगर डॉक्टर करता है या पुलिस ऑफिसर करता है, अगर वो ऑथराइज है रिकॉर्ड करने के लिए और वो रिकॉर्ड करता है, अगर मजिस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है, तो
कभी कभी जो ऐसी सिचुएशन होती है कि जो मतलब इस टाइम अगर ये डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर अगर करता है तो ये भी माना जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन, इसको एडमिसिबल माना जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल जैसे कि मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया एंड इवन व्हेन द डॉक्टर डज नॉट, डॉक्टर प्रूव नहीं कर पा रहा है कि विक्टिम मेडिकली फिट था, तो इस सिचुएशन में जो एविडेंटरी वैल्यू होगी डाइंग डिक्लेरेशन की वो क्वेश्चन होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है ये। ठीक है, अब जो एविडेंटरी वैल्यू है डाइंग डिक्लेरेशन की, द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन विल वेरी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। हर एक पर्टिकुलर केस के अलग अलग तरह के सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उनके सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू को नापते हैं। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन एक एविडेंस है, लेकिन ये एविडेंस का बहुत ही वीक पीस है। इसके साथ और भी हमें सपोर्ट चाहिए, और भी कोलैबोरेटेड एविडेंस चाहिए, तभी हम जाके डाइंग डिक्लेरेशन को मान पाएंगे कि हाँ। अब जैसे कि अदर फैक्ट एंड एविडेंस सपोर्टिंग डाइंग डिक्लेरेशन, इट गिव्स टू द गाइडेंस, ये कोर्ट को एक तरह का गाइडेंस देता है कि हैज टू एक्सेप्ट द डाइंग डिक्लेरेशन एज अ सस्पिशियस स्टेटमेंट, कि इसके साथ अगर कोलैबोरेटेड हैं और जो भी एविडेंसेस हैं तो हम इसको एक सस्पिशियस स्टेटमेंट के रूप में मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और ये ड्यूटी होती है जज की कि टू कंसीडर द वैल्यूएशन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, कि इसकी वैल्यूएशन को कंसीडर करें। ठीक है, अब जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड होता है। फर्स्ट, अब जो पर्सन है उसके स्टेट ऑफ माइंड, कि उसके स्टेट ऑफ माइंड उस समय कैसा था, उसका स्टेट ऑफ बॉडी कैसी थी, साउंड था, वो इनसेन था या अनसाउंड माइंड था, या क्या वो कैपेबल था अपने एविडेंस रिकॉर्ड करते समय, मतलब उसने उसका जो भी स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ बॉडी है, वो सब देखा जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा किसके सामने उन्होंने एविडेंस वो दिया, किसके सामने डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट दिया, वो किसने रिकॉर्ड किया वो। ठीक है, और वेदर द स्टेटमेंट इज रिकॉर्ड इन द सेम लैंग्वेज और इन अ सेम वर्ड ऑफ अ डिक्लेरेंट इवन थ्रू डाइंग डिक्लेरेशन इज, भले ही वो सेम लैंग्वेज में हो, सेम वर्ड में हो, डिक्लेरेंट के जो भी वो बोलता है वही के वही शब्द में हो, लेकिन फिर भी वो एक वीक पीस है, उसके साथ हमें कोलैबोरेट करने ही पड़ेंगे अदर एविडेंसेस। ठीक है, और इसलिए हम इसको एडमिसिबल मानेंगे क्योंकि ये क्योंकि इसके साथ जब जो एविडेंसेस हैं दूसरे वो कोलैबोरेटेड हो जाएंगे तो वो बेस्ट एविडेंस बन जाएगा और उससे उसके डेथ का कॉज हमें पता चल सकेगा। ठीक है, अब बहुत सारे केसेस भी हुए थे डाइंग डिक्लेरेशन के। वन ऑफ देम आर, एक है राधाकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अ प्रिंसिपल ऑन विच अ डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिटेड एज एन एविडेंस इंडिकेटेड इन लैटिन मैगजीन नैमो मॉरिशस प्रेजमेंटर मेंट्री। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक लैटिन मैगजीन पे बेस है, या नैमो मॉरिशस प्रेजमेंटर मेंट्री। ठीक है, इसका मतलब है कि मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ। और जो इन्फॉर्मेशन है लॉस्ट बाय अ पर्सन हु इज डाइड सब्सिक्वेंटली रिलेटेड टू दी कॉज ऑफ हिज डेथ इज एडमिसिबल। सेम वही चीज़ है कि अगर वो डिक्लेरेशन अपने डेथ के कॉज को बताता है तो उसका जो डिक्लेरेशन है वो एडमिसिबल किया जाएगा एज एन एविडेंस इस केस में। अब अनदर केस था अलका राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एपेक्स कोर्ट का। उनने क्या बोला कि जब एक स्टेटमेंट मतलब दिया जाता है एक पर्सन के द्वारा और उसका इसमें वो क्या बताता है कि उसके डेथ का कारण, कॉज ऑफ इस डेथ, और जो भी सर्कमस्टेंसेस थे उस ट्रांसैक्शन के जिससे उसकी डेथ हुई वो सब बताता है, या जिससे ऐसी चीज़ बताता है जिससे उसकी डेथ जो है वो कम्स इन क्वेश्चन में आ जाती है कि हाँ इन रीज़न से हुई, ये कॉज था, ये ऐसे हो सकता था, तो वो चीज़ें जो हैं वो एडमिसिबल होंगी एविडेंस में। सच स्टेटमेंट इन लॉ आर कॉन्फिडेंसली कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन। इन स्टेटमेंट को लॉ में हम बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर इफ देयर इज एनी क्वेरी यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।